मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है लव जिहाद के आरोपियों को कौन बचा रहा है। इसे 85% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। कोई भी कानून हो या फिर फैसले, मजहब के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलने का ट्रेंड फिर शुरू हो गया है। इस बार मजहब की कसौटी पर लव जिहाद कानून को परखा जाने लगा है। मजहब छिपाकर शादी के नाम पर फरेब करने वालों पर लव जिहाद कानून का हंटर चलना शुरू हुआ तो मुस्लिम संगठन इस कानून की आड़ में विक्टिम कार्ड खेलने लगे। मुस्लिमों के एक बड़े संगठन में से एक जमीयत उलेमा हिंद ने के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि वो आरोपियों को कानूनी मदद देंगे, जबकि इस्लाम के दूसरे जानकार कहते हैं कि जमीयत का ये रुख एक खास समाज को गुमराह करने की कोशिश है। लेकिन मेरठ में जो हुआ, बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाल जुलाई से लेकर अभी तक के कम से कम 24 मामले मेरी नजर में आए हैं। क्या वो गलत हैं और क्या इसके आधार पर कानून को गलत ठहराना उचित है? देश की बहस में हम लगातार लव जिहाद पर तीखी बहस करते आ रहे हैं ताकि देश की बेटियों को इंसाफ मिले और जबरन धर्मांतरण की आड़ में लव जिहाद फैला रहे आरोपी बच न सके। लेकिन लव जिहाद में शामिल आरोपियों के मददगार बन जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन खुलकर सामने आ गए हैं और याचिका दाखिल कर आरोपियों की पैरवी करने के लिए आगे आए हैं। मौलाना अरशद मदनी भड़काते हुए कह रहे हैं कि लव जिहाद कानून का इस्तेमाल एक खास वर्ग को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब जमीयत उलेमा हिंद के विरोध में राष्ट्रवादी मुस्लिम महिला संघ की अध्यक्षा फराह फैज आ गई हैं और जमीयत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि वो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए प्रोवोक कर रहे हैं कि आप इस तरह से करो, हम आपकी बैक पर हैं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बजरंग दल ने भी जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सवाल उठाए हैं। जमीयत उलेमा हिंद सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करता है और इस प्रकार के रिट दायर न्यायालय में करता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में लव जिहाद का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहां 26 साल की एक बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में इसका जिम्मेदार आदिल खान नाम के लड़के पर लगाया था। आरोपी के टॉर्चर वाली बात पीड़िता ने अपने घर वालों को भी बताई थी। देश की बहस में ही यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी ऐसे लोगों के बारे में चोर की दाढ़ी में तिनका जैसे कटाक्ष कर चुके हैं। मोहित अग्रवाल आईजी कानपुर ने 14 केसेस जो कि आरोपी थे लव जिहाद के, केवल एक चीज प्रमाणित नहीं हुई कि कोई फंडिंग की बात, लेकिन गिरोह के रूप में सक्रिय होकर के धोखा फरेब जालसाजी करके वर्गला करके दूसरे संप्रदाय की बच्चियों को बुला के विवाह करने का प्रयास किए गए। तो भाई मैं क्यों अपनी दाढ़ी टटोल रहा हूं कि मेरी दाढ़ी में तिनका क्यों है? जो करेगा सो भरेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लव जिहाद हो या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग, उनकी मदद के लिए जमीयत हमेशा आगे रहा है। देश की बहस में हम आज सवाल उठा रहे हैं, आखिर कानून अब आरोपी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना काम कर रहा हो तो कुछ लोग गुमराह मुस्लिम युवकों को किस षड्यंत्र के तहत पैरवी करने के लिए सामने आ रहे हैं? क्या ये लोग पीड़िता के दर्द से इत्तेफाक रखते हैं? और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, लव जिहाद में शामिल लोगों की मदद करना भी अपराध माना जाए। हालांकि मध्य प्रदेश में जो कानून बनाया गया है उसको इस दायरे में लाया गया है। आप शो के दौरान हाँ या ना में अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी वोट कर सकते हैं। अगर आपका कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002222 पर व्हाट्सएप कर दें। सीधे मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। हमारे साथ हमारे एक भाई जुड़ रहे हैं, भोपाल से जुड़ रहे हैं। ये लव जिहाद की पीड़िता के भाई हैं, इसलिए हम इनके नाम को सार्वजनिक नहीं करेंगे। मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, पिटिशनर है इस मसले पर। साथ ही साथ बीजेपी के नेता हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, अंबर जैदी हैं, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस तरह के मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। मेरे साथ एहतेशाम हाशमी जी हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ फराह फैज जी हैं जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट, जो ये मानती हैं कि इस तरह की मदद करना गलत होगा। साथ ही साथ मेरे साथ डॉक्टर शोएब जमई हैं जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। सबसे पहले भाई साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या हुआ था आपकी बहन के साथ, आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ?
जी हेलो जी बताइए क्या हुआ था आपकी बहन के साथ? हेलो राहुल मुझे बताइए क्या हुआ था आपकी बहन के 8 साथ? जनवरी को मेरी बहन के साथ ये घटना हुई थी। 8 जनवरी को मेरी बहन के साथ ये घटना हुई थी। उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी और उसके पास एक सुसाइड नोट भी मिला था मुझे। बोलते जाइए राहुल अपनी पूरी बात। जी उस सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ और मेरी मौत का जिम्मेदार आदिल खान है। उसने उसका नंबर और घर का एड्रेस और पिता का नाम दोनों लिखा था। तो आदिल का क्या दबाव था और उस उसे पर? फांसी किस में तरह का लगाने को दबाव था? मजबूर किया गया था। आदिल ने अपनी गलत पहचान बताई और अपनी जो भी बातें उसको झूठा बता के उसको लड़की को वो करा, प्रताड़ित किया। और क्या दबाव डाल रहा था आदिल आपकी बहन पर? क्यों पहले करना उसने पड़ा अपना उसको? गलत सुसाइड पहचान जैसी बताई कोशिश पर मजबूर कि वो होना पड़ा? हिंदू है। उसको मजबूर किया गया कि मतलब उसने प्रताड़ित किया इतना कि उसको इतना डिप्रेशन में डाला, इतना फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया कि उसको फांसी लगाने पे उसको इतना उकसाया, धमकी उकसाना ये सब। और उसके शरीर पे उसकी बॉडी पे पूरे मारने के निशान थे। और क्या उसने अपनी गलत पहचान बताई? आदिल खान ने क्या कह के आपकी बहन से मिला था वो? क्या कह के आपकी बहन से मिला था? आपने कहा उसने अपनी गलत पहचान बताई। उसने अपनी पहचान ये गलत बताई कि उसने अपना नाम हिंदू बताया, उसने अपना नाम बबलू बताया और पूरा फिजिकल रिलेशनशिप किया और पूरा मेंटली प्रेशर भी डाला। और जब सच्चाई का पता चला बाद में तो उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या वो शादी करने के लिए वो धर्म और उसने परिवर्तन का ये भी भी दबाव बोला डालता था अगर कि आप तुझे मुझसे मुसलमान बन शादी जाओ? करनी है तो तुझे अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा। यस उसने ये दबाव डाला था कि अगर घर पे बताया तो मैं भाई को मरवा दूंगा, फैमिली को मरवा दूंगा, यहाँ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तलवारें चलवा दूंगा। क्या आपकी बहन ने कभी घर में इस बारे में बताया? राहुल शादी करने के लिए तुम्हें अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा। आपने कहा धर्म चेंज करना पड़ेगा। क्या आपकी बहन ने नहीं, इस बारे में कभी घर में कुछ बताया? इस चीज़ के लिए कि घर पे अगर बताएंगे, नहीं वो डरी हुई रहती थी, कैसे बताएगी? अगर वो बता देती, उसने इतना मतलब मेंटली उसको ऐसा डिप्रेशन दिया और ऐसा डरा के रखा, धमका के रखा कि वो घर पे मतलब उसने कुछ बताया ही नहीं। पूरी बात ही दिल में रखी उसने। बाद में जब ऐसा घटना हुई उसके बाद हमको सब पता चला कि ऐसा हुआ। आपने बताया कि खुदकुशी के बाद ही आपको सुसाइड नोट से इस बात की क्योंकि वो हर जानकारी बात पे मिली। यही बोलता था कि अगर घर अभी पे केस का क्या जी, स्टेटस है राहुल? अभी केस का क्या स्टेटस है? जी सुसाइड नोट के बाद ही मुझे पूरी जानकारी मिली जब ये घटना हुई। केस का अभी तो जो आदिल खान है वो अभी जेल में है। हाँ, और लेकिन इस पे अभी लव जिहाद का उसमें आरोप लगा नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई थी उसके बाद लव जिहाद कानून लागू मतलब कंफर्म किया गया था। और उसमें लव जिहाद काफ़ी समय से चल रहा है लेकिन उसकी कोई सज़ा अभी तक मिल ही नहीं रही है। लव जिहाद काफी समय से चल रहा है और सजा नहीं मिल रही सज़ा है। जो लागू हो गई है जी, तो इसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। आपने कहा सजा मिलनी चाहिए। आपने क्या पुलिस वरना इस से कानून का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आपने कितने पुलिस ही और अधिकारियों साल- से क्योंकि शिकायत ये की काफी कि लव समय से जिहाद चलता के नए हुआ है। कानून में केस रजिस्टर किया जाए? राहुल आपने शिकायत की या आपने बताया पुलिस के अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को कि लव जिहाद के मामले में इसको हाँ, शामिल किया जाए? मैंने शिकायत की थी। यस मैंने पूरी शिकायत पुलिस कर्मियों को भी सब बताया था, जो भी अधिकारी वगैरह था उनको भी सब बताया था, घटना भी बताई थी। और पुलिस अधिकारियों ने भी तुरंत एक्शन लिया और उनने भी पूरा सपोर्ट किया हमारा। पुलिस अधिकारी ने, मीडिया प्रशासन ने, और आगे भी ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। सीधे बहस को खोलता हूँ। जिहाद के कई मामले ऐसे दब गए हैं कि आरोपियों को सजा ही नहीं मिलती है। आरोपियों को सजा नहीं मिलती। राहुल को बनाए रखिए हमारे साथ जी। राहुल की जरूरत पड़ेगी हमको आने वाले समय में। शोएब जमाई, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अभी भी जमीयत कह रही है कि आदिल जैसे युवाओं का बचाव किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कहा नहीं कि झूठे केस या सच्चे केस। अगर आदिल जैसे केसेस भी है तो भी जमीयत धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर ऐसे लड़कों का समर्थन करेगी जो मासूम लड़कियों को खुदकुशी करने पर मजबूर करते हैं। मुझे जमीयत का कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिखा जिसमें वो कह रहे हैं कि हम आदिल का समर्थन करेंगे। तो आप तो गलत बातें कहना छोड़ दीजिए। नहीं, उन्होंने कहा लव जिहाद से जुड़े हुए जितने केसेस हैं उन्होंने उस पर कोई डिफरेंशिएट तो किया नहीं। उन्होंने कहा हम सबका समर्थन करेंगे जिसको फंसाया जाएगा। आदिल तो यही कहेगा उसको फंसाया गया है। वो कौन सा बोल देगा कि हाँ मेरी चलते पूजा नाम की एक लड़की ने खुदकुशी की है या रश्मि नाम की एक लड़की ने खुदकुशी की। आदिल कौन सा मान लेगा कोर्ट में? देखिए, मेरी राय में हर तरह के पीड़ित की मदद करनी चाहिए। अगर पीड़िता लड़की चाहे वो है इस आतंकवादी केस हो, में और चाहे वो आदिल आतंक यहाँ से से आतंक शामिल का है, पीड़ित तो हो, उसको चाहे तो यूएपीए सजा- का आरोप लगाओ, मदद की जाए क्योंकि उसका नाम मुसलमान है। इसीलिए यही कह रहे हैं ना आप जमीयत का, मदद इसलिए की जाए क्योंकि नाम मुसलमान है। देखिए, जमीयत ने जिन मामलों को उठाया है वो बहुत ही लीगल और बहुत ही टेंडर वे में उठाया है। जिस मामले में ओवैस की हम बात कर रहे हैं, जो ओवैस नाम का लड़का 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया क्योंकि उनके लड़की के फादर ने इल्ज़ाम लगाया। बाद में पता चला कि लड़की की शादी तो किसी हिंदू लड़के से हो चुकी है और वो भी 2 साल पहले। अब ऐसे केस में क्या ओवैस की मदद नहीं करनी चाहिए? दूसरा मामला आता है कि राशिद मुरादाबाद का केस है जब जहाँ अपवाद को पे आप नजीर बना लेते हैं। सुन लीजिए। दिक्कत वहां से शुरू होती है जब जमीयत और आप जैसे लोग मजहब के नाम पर अपवाद को नजीर बना लेते हैं, अपवाद को परंपरा बना लेते हैं और उसी के आधार पर दोषी, अपराधी, आतंकवादियों आप पे भी लागू होता है सर। ढंग से मदद करते हैं। ये बात आप पर भी लागू होती है कि अपवाद को आप नजीर बनाते हैं और एक नैरेटिव सेट करते हैं, एक एजेंडा सेट करते हैं। मैं कहां कह रहा हूं कि आदिल को नहीं हो, आदिल सर, तो हमारे जेल में कहने है। पे लव जिहाद का कानून 3 राज्यों ने बनाया ना, उसके अंदर डालिए, आदिल हम को लोगों सजा की होनी कैंपेन चाहिए। पे ही लव जिहाद का कानून 3 राज्यों ने बनाया। सर, क्या अपवाद के आधार पर बनाया ये कानून? बताइए। प्रूफ है सब, उसके जितने भी एविडेंस है सब उसके खिलाफ लेकिन है। अब आप बताइए कि जो मुरादाबाद में हुआ है राशिद के साथ मामला, राशिद और उसके भाई को जेल में अब डाल उवैद दिया और से जो अब राशिद लड़की पर आ है गए। मुस्कान, वो खुद कहती है मैंने अपनी मर्जी से शादी की। और ये दूसरा मामला है कि अच्छा, मैं अपनी मर्जी से शादी कर चुकी हूँ एक और अपवाद मुझे को यहाँ से दूसरे बजरंग अपवाद के दल आपके के सामने रख गुंडों ने दिया। बजरंग सीधे दल के सीधे गुंडों फराजी के पास उठाकर चलता हूँ। ले गए। फराजी, जमीयत के स्टैंड से आप सहमत हैं? उसके बाद अश्विनी उपाध्याय जी से। और अब यहाँ पे जो देखिए दीपक भाई जी, यहाँ पे जो ये लड़के बहुत फंस रहे पुराना हैं, जिनको फर्जी मुकदमों में लव जिहाद के नाम पर फंसाया जा रहा, क्या उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? आपके हिसाब से तो उमर खालिद भी, आपके हिसाब से तो उमर खालिद भी गांधी विद गन है। आपके हिसाब से तो उमर खालिद भी गांधी विद गन है, जिसके ऊपर दिल्ली दंगों का आरोप लगा है। बोलिए फराजी। उमर खालिद दीपक, को तो जमीयत उलमा हिंद ने मदद की। यही है। आप क्या झूठा नैरेटिव गढ़ रहे हैं? झूठा नैरेटिव क्यों कर रहे हैं? जमीयत उलमा हिंद इनकी मदद क्यों ना करे जिन लड़कों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है? सवाल सिर्फ यही है। आप बताइए। फराजी से शोएब भाई, फराजी से सुन लीजिए, फराजी क्या कह रहे हैं। उसकी मदद होती है तो कोई चलिए फराजी क्या, वो तो खुद आरएसएस के मेंबर है। अब क्या सुनना है भाई, चलिए कहिए। नहीं, सारा कुछ इन्हीं को पता है आरएसएस की मेंबर है क्या है। अगर आरएसएस की मेंबर है तो क्या सही बात को सही कहना और गलत को गलत कहना क्या गुनाह है? दूसरी बात, जमीयत ने शुरू से आज तक मुसलमान कौम को गुमराह करने का काम किया है। सबको पता है मैडम, आपका ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड पूरे देश को पता है। इंटरनेट पे आपकी बहुत सारी चीजें वायरल होती है जहां पर आप सुन तो लीजिए शोएब जमाई, आपके बारे में कहते हैं आप कट्टरपंथियों के समर्थक हैं, इसका क्या करें? काम करती हैं। आपके बारे में कहते हैं आप कट्टरपंथियों के समर्थक हैं, ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों के। सुन लीजिए फराजी की बात। तो यहाँ झूठ का ड्रामा मत कीजिए कि मैं मुस्लिम औरत हूं और देखो मैं मुसलमानों के खिलाफ ही बोल रहा हूं। ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है, पर्दाफाश हो चुका है। तो आप ना ही बोलिए तो अच्छा है, लेकिन आपको माइक मिला है तो बोल लीजिए, वरना आप किसी भी एंगल से मुसलमान नहीं है, झूठी औरत है
अब इसका सर्टिफिकेट भी आरएसएस का अब और कौन बीजेपी का अब किसका चलो यहाँ ईमान पे बैठ मुसल्लम है या नहीं, इसका सर्टिफिकेट भी शोएब जमाई बांटेंगे। कौन मुसलमान है या नहीं, इसका सर्टिफिकेट भी शोएब जमाई बांटेंगे। अरे आप बांटेंगे सर्टिफिकेट। आपने क्या छापाखाना छपवा रखा है, आपने छापाखाना छपवा रखा है मुसलमानों को, सच्चे मुसलमानों को सर्टिफिकेट बांटने का। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? आपके बारे में भी लोग यही कहते हैं कि शोएब जैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। क्या इन फराजी आप बोलिए, सिर्फ फराजी की आवाज जाएगी। पूरा खुला हुआ, आप गूगल कीजिए ना, आप गूगल करिए, अभी पता चल जाएगा ये किस नेक्सस से ताल्लुक रखती हैं, इस तरह की जो बदनाम करने का काम करती है मुसलमानों के नाम पर। ठीक है फराजी, आप बिल्कुल मत सुनिए इनके, आप अपनी बात कहिए। दीपक, इनके जैसे चापलूस लोगों की वजह से आज जमीयत की इतनी हिम्मत होती है कि वो खुलेआम अनाउंस करते हैं कि हम आतंकवादियों का समर्थन करेंगे, हम लव जिहादियों का समर्थन करेंगे। शोएब जमाई जैसे चापलूस लोगों की वजह से आज जमीयत में हिंसा से और मुस्लिम पटवारी लोग नहीं चाहिए, दारुल उलूम की जी केसेस में फंसाते हैं, अब मुसलमान लड़कों को पीड़ित, मुसलमान लड़कों को सिर्फ एक ही मजहब है जो पीड़ित है इस देश में और दुनिया में, वो इस्लाम है। यही कह रहे हैं ना शोएब जमाई। अब बात सुन लीजिए वरना आपका ऑडियो कट करूंगा मैं। फराजी कंक्लूड करिए। देखिए जमीयत में और आप कर भी क्या सकते हो भाई साहब, सच्चाई तो सुनी नहीं जाती आपसे। गुमराह करने का काम किया है। और फराजी आपका ऑडियो ठीक होगा, आपका ऑडियो बहुत डिस्टॉर्ट होके आ रहा है। मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि फराजी का ऑडियो ठीक करे। अंबर आप क्या कहेंगी जमीयत के स्टैंड पर? देखिए जो जिस तरीके से शोएब जमाई जी अपना रवैया दिखा रहे हैं यहाँ पर डिबेट में, अगर उनके पास कोई तथ्य नहीं है तो कम से कम इस तरीके का रवैया यहाँ पर न दिखाएं। हम एक नेशनल टेलीविजन चैनल पर बैठे हैं और अगर हमारे पास कोई तथ्य है तो उनके आधार पर हम बहस करें। आप किसी की बात सुने बगैर किसी की बात को लगातार काटे जा रहे हैं, किसी पे आरएसएस का विचारक होने का उनको ताना दे रहे हैं। आरएसएस का विचारक होना कोई ताना या कोई गलत बात नहीं है। आप भी एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर यहाँ पर बैठे हैं और इस्लामिक स्कॉलर और ख़ास तौर से जिन इस्लामिक संगठनों की बात कर रहे हैं तो वो इस्लामिक संगठन नहीं है, वो राजनीतिक संगठन है जो इस्लाम के नाम पर अपनी सत्ता को कायम रखना चाहते हैं। अगर वो इस्लामिक संगठन होते तो वो इस तरीके के कृत्य में जो गुनाह कर रहे हैं उनका साथ कभी नहीं देते, क्योंकि इस्लाम कभी नहीं कहता कि आप किसी पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव पॉलिटिकल हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ। कहता है तो कि वही पार्टी ना जिसकी 0 सीटें विधानसभा में, वही पॉलिटिकल पार्टी ना शोएब जमाई जिसकी 0 सीटें हैं बिहार विधानसभा में, जिसका चुनाव अभी खत्म हुआ है, वही राजनीतिक पार्टी है ना आपकी। अब मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप बोलने दीजिए अंबर जैदी को। करते हैं तो कम से कम मुसलमानों को सुधार दीजिए। मुसलमान गलती करते हैं तो उनको सुधारने का काम कीजिए ना। अगर आप किसी पर्टिकुलर धर्म को या किसी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, आप शोएब जमाई जी आपको बेसिक एटिकेट्स नहीं है डिबेट के, क्या आपकी बात हो रही थी तो मैंने चुपचाप सुनी थी। अब आप चुपचाप मुसलमानों का ठेकेदार नहीं हूँ, नहीं करते मैं तो मुसलमानों का ठेकेदार नहीं हूँ। आप जैसे लोग हो जाइए मुसलमानों का ठेकेदार। अब तो आरएसएस ही मुसलमानों की ठेकेदार हो रही है। हमें नहीं बनना ठेकेदार। आप है ठेकेदार, आप है ठेकेदार, उन्हीं की ठेकेदारी कर करके आप अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। तभी आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, तभी आपने इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन बनाया है। इंडियन हिंदू फाउंडेशन क्यों नहीं बना दिया आपने शोएब जमाई? क्यों बनाया इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन? आप उनको सुधारने नहीं देते, उनके गलत आपको गलत नहीं कहने देते। आप जमीयत उलमा हिंद जैसे आप अपने एक संगठन का प्रेसिडेंट बन के यहाँ पर बैठे और आप बोलते हैं कि आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। आपने टीवी पर आना ही एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर चुनकर आप आगे सामने करें कि आप इस मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। आप अपना दोहरा रवैया देखिए। आप मुझे सब पता है, पार्टी से ताल्लुक रखती हैं? पता है। अंबर जैदी किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखती है बताइए? आप किसी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप? कम अपने गिरेबान में झांक के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप? मैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के हैसियत से भी पॉलिटिक्स में ताल्लुक रखता हूं और टीवी पर मौजूद रहता हूं। किस पार्टी से हैं आप? क्या है आपकी हैसियत? आप जैसी दोगली नहीं हूं जो झूठ का खाली एक यहाँ से पैनलिस्ट बन के आ जाते हो। राजनीति में मुसलमान महिला हूँ, हिंदुस्तानी मुसलमान महिला हूँ। आप बोलिए आप कौन है? क्या पॉलिटिकल हैसियत है आपकी? आप अपनी किसी पार्टी में कोई पोस्ट मुझे राजनीति करनी कोई नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी की ना है आप? देखिए आप किस बात की आप टीवी पे आते हैं? क्यों सुने हम आपकी बात? नहीं करती। क्या
रिलेवेंस है? गलत और सही की बात करती हूँ। आपने कोई आंदोलन किया है? आपने कोई आंदोलन ये किया आती है श्वेत जमाई, अभी आती है। मैं अब दोनों से हट रहा हूँ। मैं फरहा जी के पास जाऊंगा, उससे पहले ग्रीष्मा त्रिवेदी इंदौर से मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। ग्रीष्मा, क्या कहेंगी? क्या मुसलमान के नाम पर मदद करने की कोशिश नहीं हो रही है जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा, जबकि लव जिहाद आप देख रहे हैं, राहुल को सुन रहे हैं, उनकी बहन को सुसाइड करने पर मजबूर किया गया? ग्रीष्मा सर बिल्कुल, अगर ये मुसलमानों को इस प्रकार मदद करने की बात की जाएगी, ये जो कानून बना है ये बिल्कुल सही कानून बना है। इस कानून का मैं क्या, मुझे लगता है हम 100 करोड़ हिंदू देशवासी तो पूर्णतः समर्थन करेंगे। मुझे एक बात बताइए, जो लव जिहाद ये जो चीज है, अगर किसी लव की शुरुआत ही छल से होती है, गलत जानकारी देकर लव करने से होती है, तो ये किसी प्रकार का लव नहीं होता। आपको अगर लव करना है तो अपनी सच्ची जानकारी दीजिए, सच्चे तरीके से लव कीजिए। ये छल कपट से अगर आप प्यार करते हैं और फिर बाद में आप धर्म परिवर्तन के नाम पर जिस प्रकार आप हमारे साथ धोखा करते हैं, बिल्कुल अभी मैंने जो भाई साहब को सुना कि उनकी बहन ने किस प्रकार सुसाइड किया था, ये बहुत दुखनीय है, बहुत दर्दनाक बात है। और लव जिहाद के लिए जो अभी वर्तमान में कानून आया है, मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ और यहाँ पर भोपाल में ही अभी हाल ही में जो घटना हुई है, और इस कानून को बहुत जोर शोर से लागू किया जा रहा है, मैं पूर्णतः समर्थन करती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कानून किसी धर्म का विरोधी है या किसी धर्म का समर्थक है या किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक है। ये इंसान समाज, मनुष्य समुदाय का समर्थक है। किसी भी लड़की पर सही बात है ग्रीष्मा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो छल कपट करेगा वो जेल के अंदर जाएगा। ये किसी एक धर्म के बारे में कानून नहीं है। इसीलिए मैं सीधे फरहा जी के पास चलता हूं और फिर अश्विनी उपाध्याय जी के पास। फरहा जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो मुस्लिम होने के कारण विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जैसे शोएब जमाई खेल रहे हैं? दीपक, मैंने जैसे पहले भी बताया था, शोएब जमाई जो है वो डिबेट छोड़ करके मेरे पर्सनल अटैक करने लगते हैं। मैं पहले खुलासा कर देती हूँ कि हाँ, मैंने शादी जो है एक हिंदू आदमी से कर रखी है, वो सबको बताइए, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और विनोद वर्मा उसका नाम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंडिया में रह रही हूँ और ये मेरे पास में राइट है, मैं किसी के साथ भी शादी कर सकती हूँ, किसी भी रिलीजन के आदमी के साथ में अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ, पहली बात। और इसी वजह से इस लव जिहाद को मैंने टारगेट किया है। अब जमीयत का जो ये विक्टिम कार्ड खेल रहा है, तो ये इसने शुरू से किया है। आज आजादी के 70-72 साल गुजर गए हैं, तब भी मुसलमान पस्ती की हालत में है, अनएजुकेटेड है, अनएम्प्लॉयड है। ये चाहते हैं कि मुसलमान लड़कों को प्रोवोक किया जाए, उन्हें आतंकवाद में धकेल दिया जाए, उन्हें लव जिहाद जैसी जो ओछी हरकतें हैं उसको करने के लिए प्रोवोक किया जाए, और पीछे से जमीयत उनके केस लड़ने के लिए खड़ा हो जाए। कभी जमीयत ने मुस्लिम लड़कियों की पुरसाने हाल उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि लड़कियों का क्या हाल है, उनके केस भी लड़ने की जरूरत है। उल्टा आपने देखा कि किस तरह से 3 तलाक के मामले में जमीयत ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुल करके विरोध किया है, और एक कानून बनाने में कितनी ज्यादा, जितना भी विरोध कर सकते थे, अड़चने डाल सकते थे, वो सब इन्होंने किया है। तो ये इनका पुराना रवैया है। इनका काम सिर्फ ये है कि ये खुद से ड्राफ्ट करें, इस तरह की ये बुक्स ड्राफ्ट करते हैं, दारुल उलूम में पढ़ाते हैं इन बुक्स को, और ये मुसलमान कौम को चाहते हैं कि ये एंटी नेशनल बने, टेररिज्म में उलझ जाए, और इस तरह के सारे काम करें जिससे ये इस राष्ट्र की मुख्य धारा में ना मिल सके। तो लेकिन अब इनका ये काम खत्म होने वाला है, इनकी पोल खुलनी शुरू हो गई है, और ये जो जमाई साहब बैठे हैं, ये बिल्कुल अपने आप को इन्होंने आज साबित कर दिया ये जमीयत उलमा हिंद के कारतून है, और इन्हीं जैसे लोगों की वजह से आज कौम जो है वो पस्ती में है। ठीक है एहतेशाम जी, मैं सीधे आपके पास चलता हूँ। आपने आज तक 3 तलाक की कोई विक्टिम बहन का समर्थन नहीं किया, उसकी कानूनी मदद नहीं की, उसको मुआवजा नहीं दिलवाया, उसके पक्ष में नहीं खड़े हुए, लेकिन लव जिहाद वालों के पक्ष में खड़े हो गए। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? दीपक भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आपने आज बहुत अच्छा जोधपुरी सूट पहना हुआ है, आपको देख के ही मेरा दिल खुश हो गया। हमारी प्यारी प्यारी 2 बहनों ने बहुत अच्छी बात रखी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दीपक भाई साहब, कि हिंदुस्तान का जो संविधान है वो रेपिस्ट को, मर्डर को भी एडवोकेट रखने का राइट प्रदान करता है।
तो जमीयत उलेमा हिंद या आरएसएस या संघ इस बात को नहीं बोल सकते कि किसको लॉयर मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। ये हमारा संविधान बोलता है दीपक भाई साहब। और जहां तक लव जिहाद की बात है, ये फेक कॉन्सेप्ट है। हाँ, वकील किसी मिलने को का बहला अधिकार तो सबको फुसलाकर है। अपना तो मैं रिलीजन कह रहा हूं ना, छुपा के जमीयत को शादी 3 करना तलाक की ऑफेंस है। पीड़ित दीपक बहनों भाई को भी साहब सुनने कानूनी की मदद हिम्मत देनी रखिए थोड़ी थी। सी, तसल्ली जमीयत तो रखिए को दीपक भाई 3 साहब, तलाक सुनने की के तसल्ली रखिए ना। विक्टिम्स को भी कानूनी मदद देनी थी। कानूनी मदद मिलनी चाहिए, कानूनी मदद मैं ऐसे देने को छल तैयार हूं। कपट करने वाले मैं आपके पुरुषों को चैनल क्यों में मिल पहले रही है? मैं आपके चैनल में पहले भी कह चुका हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लॉयर हूं। मैं किसी हिंदू रिलीजन का या मुस्लिम रिलीजन का लॉयर नहीं हूं। आप दीपक भाई साहब अपने चश्मे को थोड़ा सा चेंज करिए, उसके ऊपर सर, जो मैं चश्मा गंदगी लगी लगाता है ही उसको नहीं। साफ करिए। सर, और फिर आपको आप दिख रहा होगा, देखेंगे कि जोधपुरी हेडशॉट दिख गया तो आपको ये भी दिख गया होगा, मैं चश्मा नहीं लगाता। सिर्फ हिंदू और मुसलमान के लिए लड़ता है। मैं चश्मा नहीं लगाता, मुझको वैसे ही भगवान की दुआ से, अल्लाह की दुआ से सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है। दीपक भाई साहब देखिए, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, आपने कहावत सुनी होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंगन टेढ़ा हो। आपने हिंदी की मुहावरे की क्लास लगता है अच्छे से अटेंड नहीं करी, इसलिए ये सब बातें आप बोल रहे हैं। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप पढ़िए, आर्टिकल 25 पढ़िए। आर्टिकल 25 और 21 दोनों मिला के जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि लव जिहाद जो है वो फेक कॉन्सेप्ट है। फेक कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहीं से बात शुरू करते हैं अश्विनी उपाध्याय जी। फेक कॉन्सेप्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील वर्सेस दूसरे सुप्रीम कोर्ट के वकील। अब अश्विनी जी समझाएंगे आपको आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 दोनों। अश्विनी जी समझा दीजिए, आपकी क्लास शुरू होती है अब। Ashwini ji is quite incompetent to teach me. Ashwini ji is quite incompetent to teach me. शोएब जमाई अभी फराह बहन को सर्टिफिकेट दे रहे थे, आप अश्विनी भाई को दे रहे हैं, तो आप दोनों सर्टिफिकेट बांटने की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? दोनों खोल लीजिए, एहतेशाम भाई और शोएब जमाई दोनों, और अश्विनी भाई और मुझे सर्टिफिकेट दीजिए। अश्विनी भाई बोलिए। आपने सर्टिफिकेट बांटने का मॉल, शॉपिंग मॉल खोला हुआ है ना, कि कौन नेशनलिस्ट है, देखिए कौन दीपक जी, हिंदुस्तानी है, कौन पाकिस्तानी है, आपने तो पूरा शॉपिंग मॉल खोल इस दिया। देश में बांटने की दुकान जैसे आप, अरे सुन लो भैया, ओ भाई साहब सुन लो प्लीज, सुन लीजिए। हमसे सवाल पूछा है, हमें उत्तर दीजिए प्लीज। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, सबसे आग्रह बीच में न बोले। इस देश का पूरा ठेका जिस आर्टिकल 25 का ये लोग बार बार दुहाई देते हैं दीपक जी, अरे सुन लो भाई साहब, सुन लो प्लीज, सुन लो, हाथ जोड़ रहा हूँ, सुन लो। अब गलत सलत बोलेंगे तो बीच में 100 बार बोलेंगे। दीपक जी इन लोग का जिस आर्टिकल 25 की ये लोग बार बार दुहाई देते हैं, अश्विनी भाई बोलिए, आप बिंदास बोलिए। जिस आर्टिकल 25 की लोग दुहाई देते हैं दीपक जी, हाँ, जिस आर्टिकल 25 की ये लोग दुहाई देते हैं उसकी शुरुआत होती है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। इसका मतलब अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है तो वो रीति नहीं कुरीति है, और ऐसे में आपको संविधान प्रोटेक्शन नहीं देगा। साम दाम दंड भेद, अपनी पहचान छिपाना, धोखा देना, अपना हुलिया बदल लेना, कुछ दिनों के लिए अपनी बकरा दाढ़ी निकाल के फेंक देना और चंदन लगा लेना, ये सारा संविधान इसका प्रोटेक्शन नहीं देता। मैंने कहा संविधान रीतियों की प्रोटेक्शन देता है, कुरीतियों का नहीं। ये लोग कुरीतियों का प्रोटेक्शन ले रहे। हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल ठीक। अश्विनी जी बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, अच्छी जीरा कर रहे हैं आप। हेलो, बहुत अच्छी, बेहतरीन जीरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? शानदार जीरा कर रहे हैं। खाला नाना मामू सब ठीक है? सब ठीक है शोएब भाई, सब ठीक है, खाला नाना मामू सब ठीक है। हेलो। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कुछ दिन डिबेट में बिना दाढ़ी के भी बैठ जाइए, अच्छा लगेगा आपको। प्रधान मोदी जी कौन सा बकरा दाढ़ी रखे हुए हैं? मोदी जी का बकरा दाढ़ी है या बकरी दाढ़ी है, जरा बताइए। नहीं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ सर, मैं प्रधानमंत्री की बात करने, प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ शोएब जमाई जी। आपने मूंछों के वहां पर उस तरह क्यों फिरवा रखा है? अभी कह रहे थे ना बकरा दाढ़ी निकाल दीजिए। अश्विनी जी कह रहे थे ना कि बकरा दाढ़ी निकाल दीजिए। मोदी जी का बकरा का दाढ़ी है या बकरी का है, बताइए। वो आपकी बात कर रहे थे शोएब जमाई, वो आपकी बात कर रहे थे। देखिए आप क्या तमीज दिखा रहे हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने ठीक है, अंबर जी आइए, अंबर जी ये मुझे ये बताइए, ये ऐसी शोएब जमाई जैसी वेशभूषा रखी जाए तो आदमी क्या सच्चे मुसलमान साबित हो जाता है? वाले पत्रकार हैं आप लोग। दीपक इनसे ये पूछिए कि स्पेशल मैरिज देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने अपने राजनीतिक विरोध के चक्कर में इतना भी तमीज भूल जाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री
नहीं तो आप भी तो उस तरीके की दाढ़ी रख के आप कोई बहुत बड़े उलेमा या बहुत ऊंचे ओहदे के आप कोई इंसान नहीं बन जाएंगे कि आपको अल्लाह सीधे आपसे बात करने लग जाएंगे। मोदी जी ने आप सिर्फ दिखावा क्यों कर रहे हैं? आप एक बेहतर मुसलमान बनिए, आप बेहतर मुसलमान बनिए, मुसलमानों की रहनुमाई सच्चाई से कीजिए, सच्चाई से कीजिए। जो आपका दायित्व है, जिसके नाम पर आप वोट बटोरते फिरते हैं, जिसके नाम पर आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं, अरे वो तो पूरे देश की रहनुमाई कर रहे हैं और जो उनका काम है वो बहुत भली बातें कर रहे हैं। आपको उनसे इतनी प्रॉब्लम है कि आप बेसिक तमीज भूल जाते हैं कि वो आपसे बड़े हैं और आपसे बिल्कुल कर रहे हैं। ये बात तो सब लोग जानते हैं, वो अब उनकी भी कर रहे हैं, लेकिन आप उनको भटकाने का काम करेंगे, राजनीतिक उसमें अपनी घी डालेंगे, रोटियां सेकने का काम करेंगे, जो कि आप कर रहे हैं। अपना तवा छोड़ने के चक्कर में इसलिए आप हर जगह आग लगाने के चक्कर में कि किसी तरीके से अपना तवा गरम कर, यही लव जिहाद के पीछे का कॉन्सेप्ट है। श्री भाई बताइए। कोई इज्जत नहीं है, वो किसी दूसरे की क्या इज्जत करेंगे? मैं पूछ रहा हूँ देखिए, मैं आपको दीपक जी, ये पहली बात तो केवल उसी महिला को मुसलमान मानते हैं जो बुर्का पहने, केवल उसी पुरुष को मुसलमान मानते हैं जो बकरा दाढ़ी रखे। अगर जब तक खतना न हो, बकरा दाढ़ी न हो, ये मुसलमान मानते ही नहीं है। ये आदमी कितने पक्के ईमान का हो, ईमानदार हो, सबकी देश सेवा करे, देश सबके समाज की सेवा करे, उसको मुसलमान नहीं मानेंगे। हेलो चाचा, कैसे हैं? शोएब जमाई आपका स्तर दिखा रहा है। अश्विनी भाई बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मैंने आपको बताया, ये सलवार सूट पहने, साड़ी पहने महिला को मुसलमान नहीं मानते जब तक वो बुर्का न पहन ले। इसी तरीके से जब तक कोई बकरा दाढ़ी न रख ले, उसको मुसलमान नहीं मानेंगे। मोदी जी को आप मुसलमान उसी को मानेंगे जितना खतना हो जाए, बकरा दाढ़ी रख ले तब मानेंगे। अब मैं आता हूं आपके मेन मुद्दे पे दीपक जी। देखिए, ये जो संस्थान है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जमीयत उलमा हिंद का, ये खतना का समर्थक, ये हलाला का समर्थक, ये 3 तलाक का समर्थक, ये बहुविवाह का समर्थक, ये चाची मामी से निकाह का समर्थक, ये चचेरी बहन ममेरी बहन से निकाह का समर्थक, ये हलाला का समर्थक, जनसंख्या विस्फोट का समर्थक, गिलानी का समर्थक, अलगाववादियों का समर्थक, कट्टरपंथियों का समर्थक, ये सब समर्थन करता है। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, संस्थान की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ये हमेशा कट्टरपंथियों का समर्थक है, ये हमेशा अलगाववादियों का समर्थक है। मैंने आपको बताया, ये कभी भी इस तरीके से नहीं करेगा। और ये जो अलगाववादी बैठे हुए, जो आपके चैनल पर मैंने बताया, वजह से ही दुनिया के 58 देश अशांत है। ऐसे लोगों की वजह से दुनिया के 58 देशों में अशांति फैली है। ये घटिया आदमी, ईरान अशांत, इराक अशांत, काबुल अशांत, इस्लामाबाद अशांत, कुंभा अशांत, बांग्लादेश अशांत, दुनिया के 58 देश अशांत है। ऐसे संस्थाओं के चक्कर में ये कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, एक राष्ट्रीय कानून जरूरी है। ये समस्या राष्ट्र की है, ये समस्या यूपी एमपी की नहीं, राष्ट्रीय समस्या है। दूसरी बात, अगर ये समस्या पहले से नहीं होती, इंडियन पिनल कोड के 493 में धोखा देके विवाह करने पे 10 साल की सजा का प्रावधान नहीं होती। इसका मतलब आईपीसी 1860 में बनी थी, लॉर्ड मैकाले को भी पता था कि धोखा देके विवाह किया जाता है, लव जिहाद होता है, इसीलिए सेक्शन 493 रखा गया। एक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हैं, जरा सेक्शन 493 को देखिए, वो 493 यही कहता है। उसी 493 को थोड़ा इनलार्ज करने की जरूरत है, उसी 493 को थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ाने की जरूरत है। लेकिन जहां तक ये संस्थान की बात है, मैं फिर से सुन लीजिए, कभी भी ये लोग मानेंगे नहीं, ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे, इनकी हमेशा की आदत है। ठीक है, फराजी के पास चलता हूं। अपना कोटा बड़बड़ा कर ही पूरा कर लेते हैं, अपना कोटा शोएब जमाई बड़बड़ा के ही पूरा कर लेते हैं। फराजी बताइए, धोखे से शादी करना आईपीसी के अंदर भी गुनाह है, तो लव जिहाद कानून में ऐसा क्या हो गया कि लोग इसको बोल रहे हैं ये फेक कानून है? मुझे बताइए, लीगली ये खरा उतरता है या नहीं? फराह बहन बताइए। देखिए दीपक भाई, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर कोई इज्जत नहीं कर सकता तो आप
इनकी क्या ओपिनियन है ये आपने अच्छे से समझ लिया। अगर जमीयत उलमाए हिंद को फेवर करना ही था, ये एक्ट जो है किसी अकेले मुस्लिम कौम के लिए नहीं बना, ये एक्ट उन सब लोगों के लिए बना है जो अपनी आइडेंटिटी छुपा करके शादियां करते हैं, चाहे वो लड़का हिंदू है चाहे वो लड़का मुस्लिम है। इस ऑर्डिनेंस में या इस तरह के जो कानून बना है उसमें कहीं ये शब्द यूज नहीं हुआ है कि अगर कोई मुस्लिम लड़का अपनी आइडेंटिटी छुपा करके ये काम करेगा, तो मुस्लिम शब्द तो आया ही नहीं, तो क्यों जमीयत को इतनी बेचैनी हो रही है? ये हर एक के लिए है जो कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा करके जवाब देना लड़की को गुमराह करके शादी करेगा। अगर इन्हें इसी तरह से ऑब्जेक्शन करना था तो इन्हें हाई कोर्ट में जाना था कि इस ऑर्डिनेंस में ये कमी है, इनको दूर करना चाहिए। जवाब देना चाहूंगा। ठीक है शोएब जमाई, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इरफा बैठी हुई है आपके पहले से, आप अपना कोटा बीच में ही बड़बड़ा के पूरा कर लेते हैं। इरफा, मेरा सीधा सवाल है, ये कानून कहीं नहीं कहता कि ये मुसलमान लड़कों के खिलाफ है। हिंदू करेगा उसको भी सजा मिलेगी पहचान छुपाकर, मुसलमान करेगा उसको भी मिलेगी, सिख करेगा उसको भी मिलेगी, जैन करेगा उसको भी मिलेगी, फिर विक्टिम कार्ड क्यों खेला जा रहा है? इफ्रा जी, उम्मीद करती हूँ आप मुझे बोलने देंगे जैसे आपने सभी पैनलिस्ट को बोलने दिया। पहली बात, कोई यहाँ विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा, तो हम सभी लोग साफ साफ आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस कानून में जो बार बार जिनको पुलिस अरेस्ट कर रही है वो सिर्फ मुस्लिम लोग हैं। क्योंकि हमने देखा है कुछ एक महीने से यूपी पुलिस जो है जहां देखो वहां किसी मुसलमान को या तो यूएपीए डाल रही है या तो किसी कानून के नीचे अरेस्ट कर रही है। अगर आप देखेंगे ये कानून इसलिए बनाया गया है ताकि हिंदू मुस्लिम मैरिज जो है ये इवेंचुअली इससे लोगों को परेशानी हो और पर इतना डर जाए कि वो ना कर पाए। 200 केसेस यूपी में इसके दर्ज हुए हैं, 200 में से सिर्फ 15 महिलाओं ने कंप्लेंट किया था, यानी इसमें महिला का बाप भी कंप्लेंट कर सकता है, महिला के पड़ोसी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। हमने देखा है दीपक भाई, जब भी हमारे देश में इंटरफेथ मैरिज होता है तो लड़की के, क्योंकि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, लड़की के पेरेंट्स को और उसकी फैमिली को हो जाती है और उनको अच्छा नहीं लगता। इफ्रा, इंटरफेथ मैरिज जब आप करते हैं तो आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है ना स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो यहाँ बिल्कुल आप ले लीजिए अनुमति, शादी कर लीजिए, कोई नहीं रोकता आपको। लव जिहाद कहाँ इंटरफेथ मैरिज को बैन कर रहा है? आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट का शायद रीसेंट जजमेंट नहीं पढ़ा, वो साफ साफ इलाहाबाद हाईकोर्ट कहती है कि आपको सरकार को 1 महीने के नोटिस देने की जरूरत नहीं है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर, क्योंकि ये एक पर्सनल मामला होता है। जब भी लड़की बोलेगी मुझे शादी करनी है, उसी टाइम हमने देखा समुदाय के हैं। पाकिस्तान में जितने आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं वो भी एक ही समुदाय के हैं, पर्शिया में जितने आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं वो भी एक ही समुदाय के हैं, अमेरिका में जितने आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं वो भी एक ही समुदाय के। तो इसको आप कैसे करोगे? इरफा की बात सुन लीजिए, देखिए फेयर मौका मिलना चाहिए उनको, वो शोएब जमाई की तरह बीच में नहीं बोल रही थी। इरफा बोलिए, कंक्लूड करिए आप अपनी बात। हमने रिसेंटली देखा जब भी एक हिंदू महिला ने कहा कि मैं किसी मुसलमान पुरुष से अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, वो वीडियोस तो पूरी दुनिया ने देखी जहां बजरंग दल ने उस महिला को पीट कर दिया। इसी चीज के लिए ये कानून बनाया गया है। अगर आपको इस कानून की पहले मुझे समझ नहीं आती जरूरत क्या है, जब ऑलरेडी आईपीसी। ठीक है, आपकी बात का अंबर से जवाब ले लेते हैं। अंबर, इतनी इनोसेंट है जितनी इरफा कह रही है, क्या वाकई इस कानून की बिल्कुल जरूरत नहीं थी? उसके बाद मुर्जात सिंह शेखावत के बाद दिल्ली चलेंगे। जी के दीपक जी, अगर इफ्रा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखती तो ये शायद वो दूसरा पहलू पे भी जवाब दे पाती। हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है, बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ पर बहुत आसानी से संविधान और शरीयत दोनों की बात कर लेते हैं, लेकिन वो लोग जो मुसलमान सच्चे मुसलमान बनते हैं और अपनी पहचान छुपाकर आशू बनकर, एक असद आशू बनकर एक लड़की से पहचान छुपाकर शादी करता है, जब वो लड़की प्यार में आ जाती है उसके, तो उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगता है। ये कानून एक सच्चा मुसलमान। मेरी इफ्रा, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ, तो आप 2 मिनट बैठ के आप नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। और हमारे देश में किसी की शादी पर कोई रोक नहीं लगी हुई है। हमारे स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसमें लोग बहुत से शादी करते आए हैं। अगर आप इतने नहीं आप इतने बड़े अगर मुसलमान हैं तो आप गैर मुसलमान से शादी क्यों कर रहे हैं? या तो आप मुसलमान हैं या फिर आप हिंदुस्तानी हैं, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में आप कौन होती हैं फिर कानून के खिलाफ आवाज उठाने वाली? आप कौन होती है? आप बात कीजिए ना, यूरोप में जो ग्रूमिंग गैंग चल रहे उसमें वो कौन चलाने वाली है? आप
कौन होती है उठाने वाली कानून के खिलाफ आवाज? वो उन महिलाओं का क्या जिनको प्यार के नाम पर ठगकर आईएसआई में सेक्स रेट के लिए भेज दिया जाता है। बताइए ना, यूरोप में ग्रूमिंग गैंग्स कौन चला रहा है? हिंदू आरएसएस चला रहा है ना यूके में ग्रूमिंग गैंग्स। हाँ, और 2009 में केरला में जो सब हुआ था वो भी शायद करवाया होगा। आप ना दोनों पहलुओं को, अगर आप इतनी बड़ी ईमानदार बनती है ना तो फैक्ट पे बात कीजिए। आपको पता है कि पर्दे के पीछे क्या बात होती है। आप लोग दोगले हैं क्योंकि आप परेशानी पे बात नहीं करना चाहते। बस आपको सिर्फ और सिर्फ बेचारा मुसलमान बनकर विक्टिम कार्ड खेलना है। जब आपकी सत्ता पूरी खत्म हो रही है ना, आप मुसलमानों को अनपढ़ बनाकर उनके ऊपर राजनीति नहीं कर पाएंगे ना। जब कानून बन जाएगा, लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपके लिए वो सारे, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं उन मुसलमानों की बात कर रही हूँ जो आप जैसे लोग जिनकी रहनुमाई करते हैं और उनको हमेशा उसी गड्ढे में दबाए रखना चाहते हैं। ना उनकी पढ़ाई की कोई बात करता है। लिटरेसी फिगर बता दीजिएगा। नहीं कर रही हूँ, आप सुन लीजिए ना मैं क्या बात कर रही हूँ। आप बात ही नहीं सुनेंगी, आप वर्ड पकड़ के जाएंगी। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन बेचारे अनपढ़ लोगों के नाम पर आप उनकी रहनुमाई करके उनको वहीं पे दबाए रखना चाहते हैं और आप अपनी तरक्की के बारे में सोचते हैं। आप उन लोगों के बारे में सोचिए, उनका भला हो रहा है। बात ये मुसलमानों की नहीं हो रही है, बात उन लोगों की हो रही है जो कानूनी अपराध करते हैं और जबरन शादी करके पहचान छुपाकर वो कानून और इस्लाम दोनों की नजर में गुनाहगार है। अल्लाह नहीं कहता कि आप किसी के साथ पहचान छुपाकर आप जबरदस्ती किसी के साथ शादी कीजिए और उसके टुकड़े कर गड्ढे में दबा दीजिए। आपको नहीं पता मेरठ में क्या हुआ? आपको नहीं पता अर्चना तिवारी ने यूपी विधानसभा के सामने आत्मदाह किया। आप उन बेटियों की बात नहीं करेंगे। आप खुद एक महिला हैं। अंबर अब थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। मुर्जाद सिंह शेखावत के बाद दिल्ली चलता हूँ। दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा एक दूसरे के ऊपर ना बोले। मुर्जाद सिंह शेखावत जी क्या कहेंगे इस इश्यू के बारे में? क्या आपको भी लगता है लव जिहाद होता ही नहीं है जैसा हमारे कुछ पैनलिस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं? नहीं, लव जिहाद हो रहा है, होता है। कैसे नहीं हो रहा? ये तो सवाल ही नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रसंज्ञान ले लिया कि भाई लव जिहाद तो होता है, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जमीयत को आने का क्या मतलब है? अगर या फिर ये जमीयत की फंडिंग है। मेरा कहने का मतलब है कि जमीयत की कहीं ना कहीं से या कोई और संगठन भी मिले हुए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ये फंडिंग कर रखी है। सुनने में पहले भी आया था कि ये लोग फंडिंग करते हैं। ठीक है, फंडिंग होती है। क्या फंडिंग होती है एहतेशाम आजमी जी? और मैं आपको ऐसे कई किस्से बता सकता हूं जहां आदमी हैंड टू माउथ है, उसके पास शादी से पहले खाने के पैसे नहीं, लव जिहाद में फंसा, उसके पास बड़े से बड़े वकील खड़े हो गए, बड़े से बड़े वकील। कानपुर के 5 केसेस मुझे पता है इससे संबंधित। बताइए एहतेशाम भाई। दीपक चौरसिया भाई साहब, जब आपकी शादी हुई थी तब आपके पास कितने पैसे थे और आज कितने पैसे? बताइए कहां से फंडिंग मिली आपको, उसका जवाब दीजिए देशवासियों को। सर मेहनत करके कमाता हूं सर, सर मेहनत करके कमाता हूं। उन निठल्लों की बात नहीं करिए आप, उन निठल्लों की बात करिए जिनके पास खाने के पैसे नहीं होते और बड़े बड़े वकील उनके लिए खड़े हो जाते हैं। बाकी सब फंडिंग से कमाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह से इल्जाम लगाते हुए। आपकी जब शादी हुई थी कितने पैसे थे आपकी जेब में? बताइए। अति की बात कर रहे हैं, मेरी शादी का इससे क्या लेना देना भैया? मेरी शादी का क्या लेना देना? मैं तो ये बोल रहा हूँ लव जिहाद के विक्टिम्स को फंडिंग कहाँ से मिल रही है? मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जी बताइए, इनको भी कद्दू और अंगूर वाला जवाब दीजिए। 2 लाख की बाइक लेके घूमते हैं, कहाँ से आती 2 लाख रुपए की बाइक? कहाँ से आती 2 लाख रुपए की बाइक? और ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो इन्वेस्टिगेशन में अभी आ गया है कि अगर फॉरवर्ड की लड़की होगी 5 लाख मिलेगा, छतरी की लड़की होगी 3 लाख मिलेगा, ओबीसी की लड़की होगी 2 लाख मिलेगा। ये तो उनके रिकॉर्ड है, ये इन्वेस्टिगेशन में आ चुका है। ये बताया गया था। फराजी कुछ कहना चाह रही है, फराजी को लाइए प्लीज। फराजी बताइए फंडिंग होती है नहीं? आपके चैनल को कितना पैसा मिलता है बताइए गवर्नमेंट से? 1 पैसा नहीं मिलता सर, 1 पैसा नहीं मिलता। हम सब प्राइवेट एडवर्टाइज लाके अपना खर्चा निकालते हैं। आपको पता ही नहीं चैनल कैसे चलता है अभी। हमको पता है लव जिहाद कैसे चलता है। कितना पैसा मिलता है? मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको चैनल पे कि मैं बता सकता हूं। दीपक 2009 की डीजीपी की रिपोर्ट जो केरल हाई कोर्ट में सबमिट हुई थी, उसमें क्लियर कट बताया गया है कि पीएफआई जो है वो फंडिंग करती है इस तरह के लड़कों को मोबाइल खरीदने के लिए, लड़कियों को रेस्टोरेंट में ले जाने के लिए, उनके खर्चे उठाने के लिए बाकायदा फंडिंग की जाती है। नहीं कर रहा हूँ,
पीएफआई को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, पीएफआई को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो हूँ। फिर आपका संबंध समर्थन क्यों कर रहे हैं अश्विनी उपाध्याय जी? अभी फरहाद बहन ने कहा फंडिंग होती है, फंडिंग होती है ना लव जिहाद के लोगों की, बताइए, और फिर शोएब जमाई से जवाब लेंगे। के लिए काम करते हैं। देखिए देखिए, इसके पहले चाहे सिमी था, अब वो पीएफआई है, एसडीपीएफआई है, ये सबकी फंडिंग होती है, इन सबकी फंडिंग होती है, हवाला के जरिए होती है, और कई बार रिकॉर्ड में आ चुका। कश्मीरी अलगाववादियों की फंडिंग हवाला से होती है, लव जिहादियों की फंडिंग हवाला से होती है, धर्मांतरण करने वालों की फंडिंग हवाला से होती है, चाहे पीडीएफआई एसडीपीएफआई इसकी फंडिंग हवाला से होती है। ये तो एजेंसियां कह चुकी हैं। आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चल रहा है, काले धन का मुकदमा चल रहा है, अलगाववादियों के ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर, धर्मांतरण कराने वाले के ऊपर, पीएफआई के कई मेंबर और ऑफिस बेरर उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, काला धन का मुकदमा चल रहा है। इसमें कोई लिखा छुपी नहीं है। बस सवाल यह है, जो सुबह शाम पंचर बनाता है वो दिन में कॉलेज के सामने 2 लाख रुपए की बाइक लेकर कैसे पहुंच जाता है? पंचर बनाने में दिन भर में 200 से 300 रुपए मिलते हैं। कहां से आई 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की बाइक? होटल के कमरे किराया कहां से आया? और ये तो रिकॉर्ड पे आ चुका है कि अगर वो सवर्ण लड़की है तो 5 लाख मिलेगा पटाने पे, अगर वो ओबीसी है तो 3 लाख मिलेगा, एससी एसटी की लड़कियों को 2 लाख मिलता है। ये तो इनका रिकॉर्ड पे आ चुका मामला, केस में गया हुआ है। कई सारे मामले ऐसे हैं जो पूरे देश भर में चल रहे हैं। ये कोई नई बात थोड़ी है। लव जिहाद का रेट लिस्ट क्या है? आपने क्या पढ़ा गूगल पे? क्या रेट लिस्ट है लव जिहाद का? नहीं, ये तो मैंने पिछली बार भी बताया था कि भाई अलीगढ़ में, आगरा में हिंदू जागरण मंच ने ऐलान किया कि 2100 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू युवा घर लेके आएंगे तो हर एक हिंदू युवा को 2-2 लाख रुपया का इनाम दिया जाएगा। कहां से मनगढ़ंत खबरें पढ़ते हैं शोएब जमाई? कहां की मनगढ़ंत खबरें पढ़ते हैं? कसम से आप ये तांडव जैसा सीरियल लिखने क्यों नहीं चले जाते? समर्थन करना चाहिए, अच्छा पैसा भी कमा लेंगे। बस हमने पोल खोल दिया तो मनगढ़ंत, हमने पोल खोल दिया तो मनगढ़ंत हो गया। आप जो कुछ दिखाते हैं सबूत के साथ दिखाते हैं। आप यहाँ से मनगढ़ंत खबरें पढ़ते हैं मोबाइल ऐसा देख देख के। पहले थोड़ा रिसर्च कर लिया करिए, भेज दीजिए करिए पहले वो खबरें हमको, हम चला भी देंगे आपको। साडा कुत्ता समस्या ये है, थोड़ा कुत्ता टॉमी है। मेरा तो टॉमी है भाई, मेरा तो टॉमी है, क्योंकि मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है शोएब जमाई, मेरे पास सबूत है, सबूत है हर चीज का। राहुल को जुड़वाओ गोपाल से, राहुल को जुड़वाओ गोपाल से, फिर से राहुल को जुड़वाओ गोपाल से। ये हमारे पास भी रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स की। हिंदुस्तान टाइम्स ने अखबार ने छापा कि हिंदू जागरण मंच ने आगरा में सुनिए एक मिनट मुस्लिम हाथ कंकन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? ललिता कुच्चर जी जुड़ गई है जयपुर से। ललिता जी बताइए, लव जिहाद होता है या नहीं होता है? आपका क्या मानना है? सुन लीजिए शोएब जमाई, देश की जनता की आवाज सुनिए। बिल्कुल 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 इस तरीके की लव जिहाद जो है, इसकी आड़ में आप ये देखिए कि भोली भाली लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है। और अगर इस तरीके के खिलाफ में कानून बन गया है तो उस कानून को रोकने के लिए क्यों इस तरीके कट्टरपंथी जो है, षड्यंत्रकारी संगठन जिन्हें कहते हैं, जो कट्टरपंथी संगठन है, वो क्यों सामने आते हैं इसके अवरोध में? अगर ये कानून बनाया गया है तो कानून को मद्देनजर रखते अगर पुलिस अपना काम करती है और ये इसको क्यों रोका जाता है? इसका मतलब कोई ना कोई एजेंडा बेस कार्य किया जा रहा है ना। बिल्कुल सही ललिता जी। और ललिता जी की बात दो टूक साबित करती है कि समाज के अंदर भी लोग समझते हैं कि वाकई लव जिहाद क्या है। कुछ लोग आंखों पर पट्टी बांध के क्यों रहना चाहते? यहीं से बात शुरू करेंगे शोएब जमाई के साथ ब्रेक के बाद।